कुछ लोगों ने अलमारी को उठाकर ट्रक में से उतारा और उसी तरह उठाए हुए कुछ दूर ले जाने के बाद एक जगह रख दिया। माधवी ने कहा, बस ठीक है, अब तुम लोग जाओगे, ओके। मजदूरों के आपस में तेलुगु जबान में बातें करने की आवाज आई, फिर ये आवाजें दूर होते होते गायब हो गईं। गहरी खामोशी छा गई। कोई 2 मिनट बाद फर्श पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। टक 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 आवाज मेरी अलमारी के पास आकर रुक गई। तुम ठीक हो ना? माधवी ने मेरा नाम लेकर कहा। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे अंदर से निकालो, बड़ी सख्त गर्मी लग रही है। अलमारी में चाबी घुमाई गई। अलमारी का दरवाजा खुला। ताज़ा ठंडी हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकराया। मेरे सामने कमरे की धीमी रोशनी में माधवी खड़ी थी। कमरे में एक बड़ी मेज थी। दीवार के साथ कुर्सियां लगी थी। दीवार पर इंडिया का बहुत बड़ा नक्शा लगा था। बड़ी मेज के पीछे दीवार पर गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीरें लटक रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकलकर करीबी कुर्सी पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। माधवी ने कहा, तुम ठीक हो ना? मैंने गहरा सांस लेते हुए था, अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हम जजीरे की जेल के अंदर आ गए हैं? माधवी अलमारी बंद कर रही थी। कहने लगी, ऊंची आवाज में बात न करो। तुम इस वक्त जजीरे की जेल के अंदर चीफ वार्डन के ऑफिस में हो। छत के साथ लगा पंखा चल रहा था। मेरे पसीने में शराबोर बदन को ये हवा बड़ी खुशगवार लग रही थी। मैंने कहा, यहाँ से हमें कहाँ जाना होगा? जो मैंने सरगोशी में माधवी से पूछा था। उसने हाथ से मुझे खामोश रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। असल में दरवाजे की तरफ से किसी के भारी बूटों की चाप आ रही थी। दरवाजा बंद था। माधवी ने मुझे मेज की दूसरी तरफ छुप जाने का इशारा किया। मैं जल्दी से बड़ी मेज के पीछे जाकर उसके नीचे बैठ गया, जहां से मुझे दरवाजे का निचला आधा हिस्सा नजर आ रहा था। माधवी ने दरवाजा खोल दिया। बाहर से कोई आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके भारी स्याह फौजी अंदाज के बूट, टांगों पर चढ़ी हुई खाकी जुराबें और निक्कर का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। उस आदमी ने कहा, मैडम, अभी इधर काम करेगा या स्टोर में जाएगा? ये कोई गार्ड था जिसकी वहां रात को पहरा देने की ड्यूटी थी। माधवी ने बड़े पुरसुकून लहजे में बेनियाजी से कहा, अभी थोड़ी देर ऑफिस में काम करेगा, फिर स्टोर में चेकिंग के वास्ते जाएगा। तुम गेट पर ड्यूटी पर जाओ। यस मैडम। और उस आदमी की टांगे पीछे को घूमकर दरवाजे में से बाहर निकल गई। मैं मेज के नीचे ही छुपा रहा। माधवी ने दरवाजा बंद कर दिया, मगर चटखनी न लगाई। मेज के पास आकर उसने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं उठकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुछ फाइलें खोलकर अपने सामने रख लीं और कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगी, तुम इस कुर्सी पर से उठकर अलमारी के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। अलमारी की ओट में एक कुर्सी पड़ी थी। मैं उस पर जाकर बैठ गया। उसने फाइल पर नजरें जमाई हुई थी। कहने लगी, सप्लाई वाली रात को मैं यहाँ रात की ड्यूटी पर होती हूँ, जहाँ कोई नहीं आता। जेल के सारे दफ्तर बंद होते हैं, फिर भी एहतियात जरूरी है। ये चौकीदार अंदर किसी दफ्तर में आकर झांक सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें अलमारी की ओट में बिठाया है। मैंने कहा, लेकिन हमें कितनी देर तक यहाँ बैठे रहना होगा? माधवी ने अपनी कलाई वाली घड़ी देखी और बोली, अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ठीक 8:30 बजे जेल के कैदियों में खाना तकसीम होता है। जहाँ कैदियों को खाना सलाखों के अंदर ही दिया जाता है। उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, वापस आकर बताऊंगी कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। मैं अलमारी की ओट में कुर्सी पर खामोश बैठा रहा। माधवी धीमी आवाज में किसी किसी वक्त मुझसे कोई बात कर लेती। ठीक 8:30 बजे वो कुर्सी छोड़कर उठी और मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जाती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं कमरे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। तुम खामोश बैठे रहना, खांसी भी आए तो रोक लेना, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी गार्ड टहलता रहता है। उसके जाने के बाद मैं अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लॉक को देख लेता। आधे घंटे बाद माधवी वापस आई। दरवाजा बंद करके वो अलमारी के करीब आकर कहने लगी, ये लो, इसे अपनी कमीज पर सामने की तरफ लगा लो। उसने पर्स में से एक शनाख्ती कार्ड निकाल कर मुझे दिया, जिसके साथ बक्सुआ लगा हुआ था। उस पर अंग्रेजी और तेलुगु जबान में किसी आदमी का नाम लिखा हुआ था और मोहर भी लगी हुई थी। कहने लगी, ये जेल के एक ऐसे किचन मेट का ID कार्ड है जो 1 माह की छुट्टी पर गया हुआ है। मैंने अपनी तमीज के सामने की तरफ ID कार्ड चिपकाते हुए कहा, लेकिन किचन के लोग मेरे अजनबी चेहरे को देखकर जरूर पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और मैंने इस शख्स का ID कार्ड कहाँ से लिया है जो 1 माह की छुट्टी पर गया हुआ है। माधवी पर्स को बंद कर रही थी। कहने लगी, तुम किचन की तरफ नहीं जाओगे, मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ जाना होगा। सुनो, मैं अभी स्टोर में सप्लाई की चेकिंग के लिए जाऊंगी। वहां मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इस दौरान कैदियों को खाना दे दिया गया होगा। इनकी रात की आखिरी गिनती भी हो चुकी होगी। रात को ठीक 11 बजे कैदियों की बैरकों और कोठरियों की रोशनी बुझा दी जाती है। सिर्फ कोठरियों के सामने वाली बत्तियां जलती रहती हैं। मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। दीवार पर क्लॉक लगा हुआ है। इस क्लॉक पर जब ठीक रात के 11:15 बजे तो तुम इस कमरे की बत्ती बुझा देना, पंखा भी बंद कर देना और बड़ी एहतियात से कमरे में से निकलकर बाएं जानिब कॉरिडोर में चलते जाना। 20 कदम चलने के बाद एक दरवाजा आएगा। दरवाजा मैंने खुला रखा होगा। उस दरवाजे में से गुजरकर तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक नीम रोशन बरामदा मिलेगा। उसकी एक जानिब ऊंची दीवार होगी, दूसरी जानिब छोटी छोटी 5 कोठरियां होंगी। बरामदे के पहले दरवाजे पर और आखिरी दरवाजे पर 2 संतरी पहरा दे रहे होंगे। बरामदे के दरवाजे के बाहर एक बाल्टी पड़ी होगी। तुम वो बाल्टी उठाकर बरामदे में दाखिल हो जाओगे। संतरी तुम्हारी तरफ सरसरी नजरों से देखेगा। पहली कोठरी में जो कैदी बंद है, उसके बर्तन दरवाजे के सलाखों के बाहर पड़े होंगे। तुम उनको उठाकर बाल्टी में रख लोगे। उसके बाद 2 कोठरियां खाली होंगी।
चौथी कोठरी के खाली बर्तन भी दरवाजे की सलाखों के बाहर पड़े होंगे। इस कोठरी में तुम्हारा कैप्टन जमशेद कैद है। दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी दूसरे दरवाजे वाले संतरी की बेल्ट में लगी होगी। यहाँ जो कुछ करना होगा वो सिर्फ तुम ही को करना होगा। अगर तुमने दोनों संतरियों पर काबू पा लिया और उनको इस तरह काबू किया कि वो कोई आवाज ना निकाल सकें और दीवार के साथ लगे अलार्म का बटन न दबा सकें, तो तुम दूसरे संतरी की बेल्ट से चाबी निकालकर कोठरी का दरवाजा खोलोगे और कैप्टन जमशेद को निकालकर दूसरे दरवाजे से बरामदे से निकलते ही दाएं जानिब मुड़ जाओगे। ये कोठरियों का अकबी हिस्सा होगा। वहाँ एक पुराना ट्रक खड़ा है। इस ट्रक की एक जानिब मेन होल है। इस मेन होल में से जेल का सारा पानी एक सुरंग में से होकर समंदर में गिरता है। तुम दोनों उस सुरंग में से होकर जेल की चार दीवारी से बाहर निकल जाओगे। बाहर समंदर में छोटी बड़ी चट्टानें नजर आएंगी। उनमें एक सबसे ऊंची चट्टान है। इस ऊंची चट्टान के अकब में एक जगह जमीन पर पत्थर की सिल मिलेगी। उस पर मैंने दरख्तों की टहनियां काट कर डाल रखी है। पत्थर की सिल को हटाओगे तो नीचे एक सुरंग मिलेगी। बस तुम दोनों उस सुरंग में छुप जाओगे और मेरा इंतजार करोगे। खबरदार, जब तक मैं ना आऊं हरगिज वहां से बाहर मत निकलना। अब मैं सप्लाई का सामान चेक करने स्टोर में जाती हूँ। तुम्हें ठीक 11:15 बजे अपने मिशन पर निकल पड़ना है। माधवी ये कहकर चली गई। मैं चीफ वार्डन के कमरे में अलमारी की ओट में होकर बैठ गया। जब दीवार पर लगे हुए क्लॉक ने रात के ठीक 11:15 बजाए तो मैंने अल्लाह को याद किया और पहले कमरे में चलता हुआ पंखा ऑफ किया। फिर कमरे की बत्ती बुझा दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और कॉरिडोर में बाएं तरफ तबे बाँव चलने लगा। 20 कदम चलने के बाद एक दरवाजा आ गया। दरवाजा खुला था। दरवाजे में से निकलकर देखा तो आगे एक नीम रोशन बरामदा था। मैंने रुककर गौर से देखा। बरामदे की एक जानिब ऊंची दीवार थी, दूसरी जानिब कोठरियां थी। इन कोठरियों के वस्त में एक खंबे के साथ बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी धीमी थी और मुझे कोठरी की सलाखें नजर आ रही थी। बरामदे के शुरू में ही एक बाल्टी बड़ी थी। मैंने बाल्टी उठा ली। एक संतरी पहले कोठरी के आगे टहल कर पहरा दे रहा था। उसने बंदूक कांधे से लगा रखी थी। मैंने बरामदे के आखिर में निगाह डाली। वो चौथी कोठरी थी। हमारा बहादुर पाकिस्तानी जांबाज उसी कोठरी में कैद था। इस कोठरी के आगे एक संतरी स्टूल पर बैठा हुआ था। मुझे इन दोनों संतरियों को काबू करना था। मैं उन्हें सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश करना चाहता था, मगर सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि वो मेरे हाथों मर भी सकते थे। मेरी नीयत उन्हें मारने की नहीं थी। सबसे पहले मुझे पहली कोठरी के आगे जो संतरी टहल रहा था उसे काबू करना था। मैंने बाल्टी एक तरफ अंधेरे में रख दी और खुद भी दीवार की ओट में हो गया। संतरी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं उससे कोई बात करूं। मैंने बाल्टी उठाई और वहीं से संतरी को आवाज दी, साहब उधर सांप है। संतरी ने मुझे बाल्टी हाथ में लिए खड़े देखा तो समझ गया कि किचन का मुलाजिम कैदियों के बर्तन इकट्ठे करके ले जाने आया है। वो बरामदे में से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा। उसने तेलुगु या तमिल जबान में मुझसे कुछ पूछा। मेरी समझ में कुछ ना आया। मैंने एक तरफ अंधेरे में इशारा करके कहा, साहब स्नेक कोबरा। संतरी ने बंदूक सीधी कर ली और झुककर अंधेरे में देखने लगा। मैंने बाल्टी जमीन पर रख दी और उसके पहलू में आकर पूरी ताकत से अपना बाजू उसकी गर्दन के पीछे मारा। इस खास दाव की हमें खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। गर्दन के वस्त में हाथ की भरपूर ज़र्ब से गर्दन की हड्डी टूट जाती है। मैंने अपनी तरफ से इस बात का बड़ा ख्याल रखा था कि ज़र्ब इतनी हो कि संतरी बेहोश हो जाए, लेकिन जब संतरी मुंह के बल गिरा तो मैंने उसके कान के नीचे उल्टा हाथ रख कर देखा। उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। संतरी के गिरने से जरा सा शोर बुलंद हुआ था। इस शोर को सुनकर बरामदे के दूसरे सिरे पर चौथी कोठरी के बाहर जो संतरी स्टूल पर बैठा था वो उठ खड़ा हुआ। उसने वहीं से पहले वाले संतरी को आवाज देकर पूछा, क्या बात है। मैं बरामदे में आया और उसे कहा, साहब संतरी जी बेहोश हो गया है। दूसरा संतरी घबरा कर मेरी तरफ दौड़ा। मैं एक तरफ हट गया। दूसरे लम्हे दूसरा संतरी भी पहले संतरी के ऊपर मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गया था या मर गया था। उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन परखने का वक्त नहीं था। वो बेहोश जरूर हो गया था। मैंने उसकी बेल्ट में लगा हुआ चाबियों का गुच्छा निकालकर बरामदे में चौथी कोठरी की तरफ दौड़ा। चौथी कोठरी में रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में मैंने एक इंसान को जमीन पर आंधे मुंह पड़े देखा। मैंने चाबियों के गुच्छे में से ताले पर चाबियां लगानी शुरू कर दी। जुबूहाल कैदी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा और जल्दी जल्दी चाबियां लगाने लगा। आखिर एक चाबी लग गई। मैं सलाखों वाला दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और कैदी से पूछा, क्या तुम पाकिस्तानी फोर्स के कैप्टन हो? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने पूछा, जल्दी से अपना नाम बताओ। वो बोला, मेरा नाम जमशेद है। ठीक है, फौरन मेरे साथ चलो, जल्दी करो। कैप्टन जमशेद जैसे पहले ही से तैयार बैठा था। वो बोरिए पर से उठा और मेरे साथ कोठरी से बाहर निकल आया। मैं बरामदे से निकलकर जल्दी से दाएं जानिब मुड़ गया। ये जेल की काल कोठरियों का पिछवाड़ा था। कैप्टन जमशेद को मैंने अपने पीछे रखा हुआ था। वो आहिस्ता से बोला, जेल की दीवार पर कैसे चढ़ेंगे? मैंने सरगोशी से कहा, प्लीज खामोश रहें। वहां इतना अंधेरा नहीं था। जेल की चार दीवारी पर जो वॉच टावर बने हुए थे उनकी सर्च लाइट का दायरा दीवार की दूसरी जानिब चल रहा था। इस रोशनी का अक्स जेल की चार दीवारी के अंदर की फजा को भी उजाल रहा था। मुझे एक जानिब ट्रक खड़ा नजर आया। मैंने कैप्टन जमशेद को अपने पीछे आने का इशारा किया और ट्रक की तरफ बढ़ा।
मैं भी झुक कर चल रहा था और कैप्टन जमशेद भी। ट्रक के पास जाकर मैं मेन होल के ढक्कन को तलाश करने लगा। कैप्टन जमशेद वहीं बैठ गया। मुझे मेन होल नजर आ गया। मैंने कैप्टन को इशारा किया। हम दोनों ने मेन होल का ढक्कन किसी न किसी तरह उठा लिया। मैंने उसे सरगोशी में कहा, हमें उसके अंदर उतरना होगा। ढक्कन अलग होते ही नीचे गटर की सुरंग में से नाखुशगवार बू के फदके आने लगे। मैं पहले नीचे उतर गया। नीचे अंधेरा था। मैंने हाथों से टटोल कर महसूस किया कि ये कोई पाइप नहीं था, बल्कि जमीन के अंदर वाकई एक काफी कुशादा सुरंग बनी हुई थी। इस दौरान कैप्टन जमशेद भी नीचे उतर आया था। हमने दोबारा ढक्कन लगाकर मेन होल का मुंह बंद कर दिया। अंदर की फजा में बू और गर्मी और हब्स था। अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने जेब से माचिस निकाल कर जलानी चाहिए, मगर इस ख्याल से रुक गया कि अंदर हल्की हल्की गैस की बू भी है, कहीं आग ना भड़क उठे। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, यह सुरंग जेल की चार दीवारी के बाहर समुद्री चट्टानों में जा निकलती है। हमें जहां से तेज तेज चलना होगा। सुरंग ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम झुककर आगे की तरफ चलने लगे। सुरंग के दरमियान में पानी की नाली बनी हुई थी। दोनों जानिब चलने के लिए जगह बनाई हुई थी। दीवार के साथ बिजली के मोटे तार जुड़े हुए थे। मुझे पसीने आने लगे। सुरंग में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, गर्मी हब्स बढ़ता जा रहा था। कैप्टन जमशेद मेरे पीछे था। एक जगह हमें ताज़ा हवा महसूस हुई, जहां शायद सुरंग की छत में कोई हवादान लगा हुआ था। ताज़ा हवा ने हमें थोड़ा सुकून दिया। खुदा का शुक्र था कि सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी। हम सुरंग में से बाहर खुली फजा में निकल आए, जहां समंदर हमारे सामने और चट्टानों से उसकी लहरें दूर दूर से आकर टकरा रही थी। कैप्टन जमशेद लंबे लंबे सांस ले रहा था। कहने लगा, क्या तुम अपने बारे में मुझे नहीं बताओगे कि अल्लाह के फरिश्ते कौन हो? मैंने पंजाबी में कहा, क्या तुम पंजाबी हो? कैप्टन जमशेद बोला, हाँ, मुसलमान हूँ और पंजाब का रहने वाला हूँ। हमारा घर लाहौर में है। मैंने कहा, मैं भी पंजाबी हूँ, मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और मेरा मिशन तुम्हें जहाज से फरार करवाना और पाकिस्तान पहुँचाना है। आगे कोई सवाल न करना। ये सब बातें बाद में भी की जा सकती है। अभी तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने अंधेरे में चट्टानों की तरफ देखा। रात की तारीकी में चट्टानों के खाके ही नजर आ रहे थे। इतने में एक जानिब से वॉच टावर की सर्च लाइट की रोशनी का दायरा दीवार के साथ साथ हमारी तरफ बढ़ता नजर आया। हम जल्दी से दौड़कर चट्टान के पीछे हो गए। रोशनी का दायरा आगे निकलकर एक जगह रुक गया। फिर यही दायरा जेल की चार दीवारी के अंदर होकर वापस आने लगा। इस दौरान मैंने समंदर किनारे की चट्टानों में से बड़ी चट्टान को देख लिया था। मैंने कैप्टन से कहा, हम इस चट्टान की तरफ जाएंगे। बड़ी चट्टान समंदर के पानियों में थी और समंदर की मौजें उससे टकरा टकरा कर झाग उड़ाती वापस चली जाती थीं। बड़ी चट्टान की एक जानिब मुझे जमीन पर झाड़ियां सी नजर आईं। मैंने उन्हें एक तरफ हटाया तो नीचे पत्थर की चौकोर सिल पड़ी थी। हमने मिलकर सिल को एक तरफ सरका दिया। नीचे गड्ढा बना हुआ था। मैंने जमशेद से कहा, हमें यहाँ छुप कर किसी का इंतजार करना है। हम गड्ढे में उतर गए। बाहर की धीमी धीमी रोशनी में मैंने देखा कि गड्ढे की दीवार में एक जानिब गार था मुंह था। मैंने झांक कर देखा, ये कोई कुदरती गार था और गार में दूसरी जानिब से हवा आ रही थी। हमने पत्थर की सिल को दोबारा गड्ढे के ऊपर इस तरह रख दिया कि वो बिल्कुल फिट हो गई और जमीन के साथ जमीन हो गई। हम कुदरती गार में दाखिल हो गए। 10-12 गज चलने के बाद गार के आगे दीवार आ गई। हम वहां बैठ गए। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, तुम्हें घबराहट तो महसूस नहीं हो रही? कैप्टन जमशेद कहने लगा, नहीं, एक तो मैं पहले ही फौजी हूँ, ऊपर से इन लोगों ने मुझ पर इतना टॉर्चर किया है कि अब इस किस्म की तकलीफों का एहसास नहीं होता। कैप्टन जमशेद मुझसे पूछने लगा कि मैं कौन हूँ और उसे भारतीय जेल से फरार करवाने का ख्याल मुझे कैसे आया। मैंने उसे अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि मेरा ताल्लुक कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के एक ऐसे गिरोह से है जो कश्मीर के महाज पर भारतीय फौजियों से भी बरसरे पैकार रहता है और भारत के दूसरे शहरों में कैद अपने मुजाहिदों की भी खबर रखता है और उन्हें भारतीय जेलों से निकालने की कोशिश करता है। कैप्टन जमशेद ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, लेकिन दोस्त, इस जेल के चारों तरफ खतरनाक समंदर है जिसमें आदमखोर शार्क छोड़ी गई है। ये समंदर 3-4 मील के फैलाव में है। तुमने मुझे जेल की गाल कोठरी से तो आजाद करा लिया है, लेकिन जहां से बाहर निकलकर खतरनाक समंदर कैसे उबूर करेंगे? मैंने कहा, जिस शख्स ने मुझे तुम तक पहुंचने में मेरी मदद की है वो हमें समंदर पार करने की भी कोई तरकीब बता देगा। वो बोला, ये फरिश्ता कौन है जिसने तुम्हारी मुझ तक पहुंचाने में मदद की है? मैंने कैप्टन जमशेद को मैडम माधवी के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर ये न बताया कि वो उससे मोहब्बत करती है और अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ये सारा खतरा मोल लिया है। मेरी जेब में रिवॉल्वर उसी तरह महफूज पड़ा था। हम अंधेरे में बैठे देर तक बातें करते रहे। कैप्टन ने पूछा, ये नेक दिल खातून जहां किस वक्त आएगी, क्योंकि मेरे फरार का किसी भी वक्त जेल के अमले को इल्म हो सकता है। मैंने कहा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सब कुछ हालात पर मुनसिर है। अगर मैडम माधवी को मुनासिब मौका मिल गया तो वो अभी किसी वक्त आ जाएगी। अगर ना मिला तो हो सकता है हमें कल का दिन भी इसी अंधेरे में गार में बसर करना पड़े। वैसे मैडम माधवी का प्रोग्राम यही था कि वो जजीरे से वापस जाने वाले स्टीमर के जरिए हमें यहाँ से निकाल देगी। कैप्टन जमशेद बोला, ये काम मुझे मुश्किल नजर आता है। उसके बाद हम दोनों खामोश हो गए।